नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ हारिस। यूपी की योगी सरकार जनता के हितों के अनदेखी के मामलों में सख्त है। बता दें कि फिर भी जिम्मेदार सरकार की किरकिरी कराने में पीछे नहीं है। जनता की समस्याओं के निदान को लेकर के जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं लोग बिजली संकट से परेशान होकर के त्राही त्राही कर रहे हैं, तो कहीं आवारा पशु लोगों की जान ले रहे हैं। गांव, शहर और कस्बों में आवारा जानवर यमराज बनकर के घूम रहे हैं। बस्ती के हरैया तहसील के विक्रमजोत ब्लॉक में आवारा पशु का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग घर से अकेले निकलने में भी डरने लगे हैं। यहां एक सांड अभी तक 6 लोगों की जान ले चुका है। कह सकते हैं कि समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई है। बात चाहे बिजली की हो या फिर आवारा पशुओं की हो, समस्याओं से जनता जूझने को मजबूर है। जिम्मेदार आंखें मूंद करके बैठे। बिजली विभाग का आलम तो यह है कि बवाल पर भी अफसर कुर्सी से हिलते रही हैं और फाइलों में मामले दबा करके भूल जाते हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बुलंदशहर में बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उपभोक्ताओं ने बिजली घर पर जमकर हंगामा किया। दरअसल अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ताओं में कई दिनों से गुस्सा बना हुआ था। खुर्जा में 20 घंटे से विद्युत आपूर्ति न होने पर लोगों ने उपकेंद्र नंबर 4 पहुंच गए और घेराव किया, जिससे नारेबाजी और तेज हो गई। काफी देर तक लोग नारेबाजी करते रहे। वहीं पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। वहीं गुरुवार को तपती गर्मी में 36 घंटे बिजली नहीं मिलने पर गाजियाबाद के इकराम नगर कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। गुस्साए लोगों ने रूपनगर सब स्टेशन पर जमकर हंगामा किया था। लोगों ने अधिशासी अभियंता को उनके ही दफ्तर में बंधक बनाकर 1 घंटे तक कहीं जाने नहीं दिया। लाइन की मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश के बाद लोगों ने अधिशासी अभियंता को मुक्त किया था। इकराम नगर कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि बुधवार की सुबह 6 बजे बिजली गई थी। काफी देर तक बिजली नहीं आने पर सब स्टेशन में सूचना दी गई, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। पूरा दिन और रात बीत गई, लेकिन बिजली नहीं आई। गुरुवार सुबह बिजली नहीं आने पर गुस्साए लोग दोपहर करीब 12 बजे रूपनगर सब स्टेशन पहुंचे और पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिशासी अभियंता अरशद खान को उनके दफ्तर में ही लोगों ने बंधक बना लिया। करीब 1 घंटे तक हंगामा चला था। कुछ तस्वीरें आपने बिजली संकट की देखी, तो वहीं जनता की समस्याएं और भी हैं। दरअसल लोग आवारा जानवरों से परेशान हैं। सड़कों पर आवारा जानवर यमराज बनकर घूम रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर गौ आश्रय केंद्र बनाए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से बड़ी संख्या में छुट्टा पशु घूमते नजर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अब यह आवारा सांड लोगों की जान भी लेने लगे हैं। देखिए, वो चूँकि गोंडा का बॉर्डर है, बस्ती गोंडा के बॉर्डर पर है। ये शिकायत आई थी, कोई घर से सांड आ गया था और उसको जन सहयोग से पकड़ा लिया गया है और पकड़ करके गौशाला में सुरक्षित करा लिया गया है। लगभग सर उसमें आधा दर्जन लोगों को घायल हुए। हाँ, ये सूचना मिली थी कि उसके द्वारा कुछ घायल भी हुए, उनका उपचार भी करा दिया गया है। और हम लोग द्वारा हमेशा वीडियो को और हमारे जो वेटनरी के डॉक्टर हैं, इनकी टीम का गठन कर दिया गया है। और जनपद में जितनी ब्लॉक होते हैं, कैडर कैचर भी हैं, तो हम लोग का पूरा प्रयास है कोई भी इस तरह से निराश्रित गौवंश अगर कहीं भी पाए जाते हैं तो उनको संरक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, बस्ती के हरैया तहसील के विक्रमजोत ब्लॉक में आवारा पशु का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग घर से अकेले निकलने में भी डरने लगे हैं। यहाँ एक सांड अभी तक 6 लोगों की जान ले चुका है। छावनी थाना क्षेत्र के सेवरा लाला गांव में महिला को बकरी को चराने के दौरान आवारा पशु ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं मरहरी गांव निवासी जगन्नाथ मिश्र और वीरपुर निवासी शायरा देवी, मरहरी निवासी नौगी रानी रामकिशोर ने आवारा पशु के हमले से अपनी जान गंवा दी है। वहीं गांव वालों की मदद से किसी तरह सांड को काबू में करके पकड़ा गया है। पूरा फट गया था। किस जगह पे? यही से चेस्ट पे। कै बजे की घटना है? 5 बजे। कौन से गांव के हैं आप? वहाँ गाँव
इस सांड के आतंक से कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? बहुत दिन से 2-3 महीने से 2-3 महीने। अब तक कितने लोगों को मार चुका है? 4-5 लोगों 7 लोगों को मार चुका है। 7 लोगों। सांड का आतंक है कम से कम 3 महीने से, जिससे कई लोगों को मार चुका है। अब तक सांड के हमले से कितने लोगों की जान गई कम से है? कम 5 लोग ना, 5 लोगों की जान जा चुकी। कितने लोगों को घायल किया उसने? घायल की संख्या भी कम से कम 11-12 लोग। 11-12 लोग। इसी तरह कान्हा की नगरी मथुरा में गोवंश से स्थानीय और तीर्थयात्री न सिर्फ परेशान हैं बल्कि इनके आतंक से लोगों की जान पर बनाती है। यहाँ आवारा जानवरों के हमले में कई लोग जान गंवा चुके हैं तो वहीं कुछ लोग घायल होने से अपाहिज का जीवन जी रहे हैं। कहने का मतलब यूपी में लाख प्रयासों के बाद भी आवारा जानवरों की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। लगभग हर जिलों में यह समस्या बनी हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से प्रदेश में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, चाहे वो बिजली संकट हो या फिर आवारा पशु हो। लोगों की जो है, जनता की जो हालत है वो खतरे में है। अगर वो घर के अंदर सो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, बाहर सोएंगे तो आवारा पशु जो है उन पर हमला कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर आप देखिए कितने ज़्यादा लोग त्राही त्राही करते हुए जो है परेशान होते हैं। फिर वो परेशान होकर के नारे प्रदर्शन करते हैं। ये कोई बुलंदशहर या गाज़ियाबाद की 1-2 अपवाद नहीं है, बल्कि हर ज़िले में यही हालात बने हैं। कहीं भी अभी आप चले जाइए, बिजली संकट से लोग जूझ रहे हैं। बाहर जो है आप घूमने जाएंगे तो आवारा पशु आपको घेर लेंगे। इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे तमाम साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान हैं। कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सपा से हमारे प्रवक्ता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और बस्ती से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हैं। बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा हैं और फर्रुखाबाद से ऋषि सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चर्चा कर रहे हैं बिजली संकट और आवारा पशु, जो जनता के बीच बहुत बड़ा एक संकट बन गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनके पास हम जाएंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से आपके पास शिकायतें आती हैं, क्या जनता की समस्याएं हैं। कांग्रेस जो है आप विपक्ष में आपका एक बहुत अहम रोल है, किरदार है जनता की समस्याओं को सुनने का। क्या कुछ कहती है जनता? हरीश जी, चैनल पर बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार। और आज की जो विषय है आवारा पशुओं का और बिजली का, देखिए आज की स्थिति बड़ी विचित्र है। उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं का आतंक भयंकर तरीके से व्याप्त है जी। उत्तर प्रदेश की सरकार हर तरह से फेल है। बिजली का उत्पादन, देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्री कहते हैं कि जब से सरकार बनी है तब से उत्पादन घटा है, लेकिन जो है गर्मी ज्यादा पड़ गई, इसलिए बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इनका आंकड़ा है 2012 से 17 तक बिजली की मांग 13,598 मेगावाट थी और 2022 में 26,369 मेगावाट बिजली की मांग थी और अब 2023 में 27,611 मेगावाट बिजली की मांग है। लेकिन यह सरकार बिजली उत्पादन के मामले में फेल हो चुकी है जी। सरकार केवल सत्ता का लाभ उठाने के लिए तैयार है, बाकी और कुछ नहीं है। जनता के कितनी भी समस्या हो उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। आवारा पशु किस प्रकार घूमते हैं, इनके चंद गुंडे जो गौवंश के नाम पर, गौ सेवक के नाम पर जनता के बीच में इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई गाय के नाम पर गाय का व्यापारी भी निकलता है या अपनी खुद की गाय लेकर जाता तो उसको घेर लेते हैं। आवारा पशु घूमते हैं, गाय सड़कों पर घूमती है, आवारा सांड है और आवारा जानवर हैं, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा इनके पास काम नहीं। यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और जहां तक मैं समझता हूं जी, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम गौशालाएं जो है बनाई जा रही है, अलग अलग आश्रय बनाए जा रहे हैं और वहां पर गायों को रखा जा रहा है और बिजली उत्पादन के लिए भी A.K. शर्मा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि गर्मी की बढ़ने की वजह से जो है बिजली संकट बढ़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं फिर बैठे बैठे? माननीय मंत्री जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में आप मंत्री किस लिए बने हैं जी? क्या सरकार कर क्या रही है? आपको पहले से अनुमान नहीं था कि गर्मी का मौसम क्या कहता है?
ये आज की समस्या नहीं, हर साल की समस्या है और सरकार 2017 से बरकरार है, लेकिन ये सरकार काम क्यों नहीं करना चाहती? ठीक है, ठीक है। हमारे प्रवक्ता सपा से है विवेक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपसे जानेंगे, जब आप सरकार में थे तब भी जो है बिजली की समस्या इसी तरह से बनी रहती थी और जो आवारा पशु है उनकी भी समस्या है, अब वो काफ़ी बढ़ गई है। तो सपा समाजवादी पार्टी, आपके मुखिया जो अखिलेश यादव, वो इस मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच ले जाते हैं, उठाते हैं, किस तरह की समस्या है? हारिस जी, मैं बहुत ही अनुमोदन के साथ आपकी बातों को सुनते हुए प्रणाम करूंगा पूरे मंच पे उपस्थित पैनलिस्टों को। आदरणीय अनिल शर्मा जी हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनको विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं। हास्यास्पद ये लगता है कि आप इतनी गंभीर चर्चाएं करते हैं लेकिन भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं होता है। क्या भाजपा ऐसे मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है? भाजपा के पास तो बताते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, इतना बड़ा संगठन, प्रवक्ताओं की फौज है, लेकिन जब आपके चैनल पे इस तरह के गंभीर विषय उठते हैं तो अक्सर उनके प्रवक्ता नादारत रहते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। रही बात वर्तमान में बिजली आपूर्ति की, तो सही है, बिल्कुल सही बात है, आपने सवाल उठाया। हमारे सरकार में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो उस समय 52,437 करोड़ की बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया और वो प्रक्रिया बाकायदा उसका सिविल वर्क से लेकर उसके एस्टेब्लिशमेंट का काम भी शुरू किया गया, जिसमें बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों पहलुओं को कवर करते हुए पूरी योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें 33,000 मेगावाट की क्षमता वाले 3 थर्मल पावर प्लांट शामिल थे, जिनका निर्माण राज्य में शुरू करवाया गया था। एक जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट था जो कि ग्रीनफील्ड परियोजना थी, जिसमें 1320 मेगावाट की उत्पादन क्षमता होती और वो प्रोजेक्ट 10,566 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 2 अन्य परियोजनाएं, ओबरासी पावर प्रोजेक्ट और जिसपे की लागत 10,416 करोड़ थी और हार्टगंज एक्सटेंशन जिसपे की 574 करोड़। सवाल ये है कि जो प्रोजेक्ट अखिलेश यादव जी ने तीनों थर्मल पावर प्लांट की जो शिलान्यास और योजनाएं शुरू की, वो कहां तक पहुंची है, इसका जवाब कौन दे? क्या वो योजनाएं पूरी हो गई? तीनों पावर प्लांट लग चुके हैं? क्या ये 33,000 मेगावाट की जो हमारी एक ड्रीम योजना थी उत्तर प्रदेश में बिजली को निर्माण करने की ताकि बिजली खरीदनी ना पड़े, क्या वो पावर प्लांट सक्रियता से चल रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं? अब ये भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे होते तो उसका जवाब हम लेते, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आते नहीं है ऐसे मुद्दों पे। भाजपा, सबसे बड़ी बात है कि हास्यास्पद लगता है कि भाजपा बड़े बड़े दावे तो करती है कागजों पे, लेकिन जब जमीनी स्तर की वास्तविकता हो तो जैसे आपके देखिए यहाँ पे पत्रकार खड़े हैं माइक पकड़ करके, वो जमीन पे खड़े हैं हकीकत दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है जो सरकार सत्ता में होती है, जो सरकार जिम्मेदार होती है, उसके प्रवक्ताओं को आना चाहिए ना। उसके जी विवेक जी, जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से भाजपा जो है इस चर्चा से नदारद है, तो आपको बता दें हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है उनको बुलाने की, लेकिन वो नदारत रहते हैं और जनता ये बात समझती है। जब वो नहीं होते हैं तो वो ना होकर के भी बहुत कुछ अपना जवाब दे जाते हैं। 10 सेकंड में बात और पूरी करूंगा। जी बात अपनी पूरी करिए। अभी आपने गोवंशों की और छुट्टे सांडों की बात, जी छुट्टे सांडों और गोवंशों के लिए 750 करोड़, बेचारा पशुओं के लिए 100 करोड़ का प्रावधान फिर से इन्होंने किया था आखिरी बार पिछले बजट। सबसे बड़ी बात है कि बजट तो आता है, मैं ये नहीं कहता कि योगी सरकार काम नहीं कर रही, सरकार का काम बजट देना है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? योगी जी अधिकारियों से इतना डरते हैं कि कार्रवाई करने से डरते हैं। आज तक पशुपालन विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी की बात करिए, चाहे वो चेयरमैन की बात करिए, चाहे सदस्य की बात करिए, चाहे अपने मंत्री की बात करिए, ये आज तक जिम्मेदारी न कर पाए। ये गौ माता को माता बना करके धार्मिक रंग दे करके ये लोग आए थे चुनाव लड़ करके, लेकिन जो गोवंशों की दुर्दशा इनके कार्यकाल में हुई है, किस तरीके से गोवंशों को नोच रहे थे, बांदा से लेकर के उत्तर प्रदेश कानपुर तक की कई ऐसी घटनाएं जो सामने आई और इनके खुद अपने नेता, भाजपा के कई नेताओं ने ऐसा पत्र भी लिखा सरकार को इस स्थिति को अवगत कराते हुए कि गोवंशों के साथ अन्याय किया जा रहा है, बिना चारे का पैसा तो अधिकारी खा जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी मॉनिटरिंग ही नहीं रहेगी तो उससे आपकी अपरिपक्व एक कार्य प्रणाली लगती है। टीम 9 पहले टीम 11 हुआ करती थी, टीम 9 कर दिया गया। आप वो टीम 9 क्या इनको रिपोर्ट देती है? योगी जी क्यों उस रिपोर्ट को आधार मान करके बैठ जाते हैं? क्या योगी जी की आलोचना कर दीजिए, तुरंत आपको रासुका लगाने के लिए आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जब गंभीर मुद्दों पे उनको आप ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया से बताया जाता है, अवगत कराने का प्रयास किया जाता है, पत्र लिखा जाता है, उसका वो संज्ञान नहीं लेते। आत्ममुग्ध सरकार के लोग हैं ये वो नेता हैं जो आत्ममुग्धता से प्रेरित हो चुके हैं। इनको जैसे लगता है कि सालों के बाद अचानक एक सम्मानजनक स्थान मिल गया, अब उस सम्मानजनक स्थिति में ये हटना नहीं चाह रहे, उस चीज को आलोचना ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है विवेक जी, जल्दी अपनी बात को पूरा करें। बना चुके आपने निकाय चुनाव में देखा होगा, देखिए
निकाय चुनाव में, गली मोहल्ले के चुनाव में योगी जी से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि गली में सांड और कुत्ते खड़े थे। वो जानते थे कि 75 जिले वो कवर नहीं कर पाएंगे अगर वो जमीन से जाएंगे। ठीक है विवेक जी, बात करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। अनिल मीणा हमारे संवाददाता हैं बुलंदशहर से, उनके साथ हमारे उसके पहले आपके दर्शक हमारे साथ एक जुड़े हैं, सुरेश अवस्थी जी कानपुर से, उनके पास पहुंचेंगे। सुरेश जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं आज बिजली संकट और आवारा पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं सर, जो हो रहा है, जो मोदी जी ने, योगी जी ने कहा सिफल सरकार है, तो सिफल सरकार क्या कर रही है? आवारा जानवरों पे अंकुश नहीं लगा पा रही है, और जो बिजली कटौती हो रही है, अंधाधुंध बिजली कटौती हो रही, गरीब स्तर का आदमी जो है वो बेचैन है, नींद नहीं रात में पड़ती है, सो नहीं पाता है। ऐसे में सरकार को तो सख्त कार्रवाई निभाना चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी उनको तुरंत तत्काल अधिकार से बर्खास्त करना चाहिए। और जो बिजली कटौती हो रही है, गरीब स्तर का आदमी जो है, ऐसे में सरकार को तो सख्त कार्रवाई निभाना चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी उनको तुरंत तत्काल अधिकार से बर्खास्त करना चाहिए। जी सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए, अपनी समस्या को हमारे प्रोग्राम में रखने के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से जनता जो है, आम जनता जो है काफ़ी परेशान है, ख़ास तौर से वो त्रस्त होती है तो वो अधिकारियों के पास जा करके, जब वो अधिकारियों के पास जाती है, उनको जिस तरीके से घुमाया जाता है, टहलाया जाता है और कहा जाता है, आश्वासन दिए जाते हैं झूठे, और वो सोचते हैं कि बिजली की संकट जो है वो दूर हो जाएगी और आवारा पशु जो है वो बंद हो जाएंगे, उनको जो है उनको आश्रय में ले जाया जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। तो चलेंगे, हमारे अलग अलग ज़िलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, आपसे जानेंगे जनता के बीच क्या कुछ परेशानियां हैं, सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त बिजली की है, क्या कुछ बताएंगे इस पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से लगातार बिजली को लेकर जनता के लोग काफी परेशान है। और अगर बात की जाए जिस तरह से गर्मी, जो भीषण गर्मी पड़ रही है और उमस के साथ जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं जनता जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रही है। और अगर बात की जाए बिजली की, जो सबसे ज्यादा जो लोगों के लिए जरूरत होती है वो बिजली की होती है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अगर गर्मी में लाइट नहीं मिल पाएगी तो जो पक्के मकान है उनमें इस तरह से गर्मी पैदा होती है, जो एक तरह से भगला पैदा होता है कि अंदर घुस नहीं पाते हैं। और लोग जो कहीं ना कहीं इस समय जो जिस तरह से उमस के साथ गर्मी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हैजा, डायरिया और जैसी बीमारियां हो रही है। कि मेरे साथ कुछ जनता के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, और बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार बिजली को लेकर किस तरह की समस्या है। और आवारा गोवंशों की बात करें तो आवारा गोवंशों ने भी अगर बात की जाए तो लगातार सड़कों पर जिस तरह से घूम रहे हैं, तो लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने दावे तो बहुत किए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी निर्देश किए थे कि 18 से 20 घंटे लाइट आएगी, लेकिन अगर लाइट की बात की जाए तो सिर्फ 2 या 2.5 घंटे लाइट मात्र आ रही है, और वो भी अगर बात की जाए तो 2 फीसों में लाइट आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसान परेशान। देखिए मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बेजिंदर सिंह है। अरे तो बिजली को लेकर किस तरह की समस्या है? बड़ी सगड़ी समस्या चल रही है, जो मुश्किल 3 घंटे 24 घंटे समझे, और वोल्टेज भी है नहीं उसमें, वोल्टेज भी नहीं है, ना पता घूम रहे और मोटर भी खड़ी हो जाती है, चक्की सारे भूखे मर रहे हैं हम लोग। नहीं तो किस तरह से गुजारा, मान लो जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके साथ गर्मी है, बीमारी भी फैल रही है, जो मकान में निकल रहा है, आधी धाधी होना रही। मुख्यमंत्री जी क्या? जनील, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से बताया कि जनता जो है काफ़ी परेशान है और लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो बिजली विभाग के पास पहुंचते हैं, जाम में फंसे हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, और आवारा पशुओं से जो उनको खतरा हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये मुद्दा उठता जा रहा है। चुनाव में ये मुद्दा उठा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है फिर से दब गया। अब कोई बात नहीं कर रहा फिर से आवारा पशुओं की, कोई नहीं जाके देख रहा कि क्या जो है स्थितियां वहां पर मौजूद हैं। चलेंगे हमारे शैलेंद्र कुमार बस्ती से, हमारे संवाददाता हैं, उनसे जानेंगे शैलेंद्र किस तरीके से जनता को समस्याएं हो रही हैं इस गर्मी में। बता दें कि बिजली की समस्या यहाँ बिल्कुल जैसे अन्य जगहों पे है, सेम स्थितियाँ है यहाँ। लोग काफ़ी परेशान हैं। जो 2 घंटे 1 घंटे की बात है, कहीं कहीं तो देहात में ये समस्याएं हैं कि 2-2 3-3 दिन हो गए हैं कि लाइटें नहीं मिल रही हैं, और ट्रांसफार्मर जहाँ जल जा रहा है वहाँ महीनों महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे हैं। ये स्थितियाँ है शहर की। जो बड़े व्यापारी हैं, वो व्यापारी अपना ठंडा और जो छाछ की दुकान करके बैठे हुए हैं, उनके वो सारे जो दुकानदार हैं वो इस तरीके से परेशान हैं। जी
जी इस चर्चा को वापस आएंगे, इससे पहले चलते हैं मथुरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। और मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, माननीय विधायकों को इन पूरे कार्यों में पूरी लगन के साथ कार्य करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, 9 साल बेमिसाल और भारत हुआ खुशहाल। सचमुच ये 9 वर्ष भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में उपलब्धियों से भरा पड़ा है और ये उपलब्धियां हर दिन, हर प्रसंगों के माध्यम से, प्रकरण के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। कल आपने देखा होगा जब अमेरिकी सीनेट को प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जाना जाता है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए जो अमेरिकी सीनेट उतावला दिखाई दे रही थी, अमेरिका के अंदर जो उत्साह था, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं रहा होगा आर्थिक जगत का भी जो मोदी जी से मिलने के लिए उतावला न दिखाई देता रहा हो। भाइयों बहनों, ये है नए भारत की नई पहचान जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 9 वर्षों के अंदर भारत ने अर्जित किया है। ये वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा ये सम्मान, ये सामान्य सम्मान नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ लोगों को मिल रहा सम्मान है और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर गौरव के साथ दुनिया के मंच पर उठाने का एक अवसर देता है। इससे पहले 21 जून को आपने देखा होगा विश्व योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 180 देशों में योग के साथ दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं थी जो योग के साथ न जुड़ा हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में योग के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को, ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। ये ऋषि परंपरा के प्रति दुनिया झुक करके कार्य करेगी, यह भी श्रेय अगर किसी को जाता है ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जो मोदी जी स्वयं उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के योग के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। भाइयों बहनों, भारत की विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम हो या फिर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 9 वर्षों के अंदर हम सब ने इन कार्यों को नजदीक से होते हुए देखा है। कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाएगा? आप ऐसे कितने लोग काशी विश्वनाथ धाम गए हैं? बनने के बाद बहुत सारे लोग गए हैं, बाकी लोग जाइए। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कुछ विशेष आयोजन कराए, कार्यक्रम एक बनाइए और लेकर के जाइए। अपनी विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लोग देखें, 2 चीजें आपको काशी में देखने को मिलेंगी। आप यहां से जाइए, एक दिन लखनऊ विश्राम करिए, लखनऊ में विधानसभा दिखाइए, वहां जू भी दिखाइए और फिर वहां से जाइए अयोध्या। अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करिए, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का अवलोकन करें। लोग काशी जाइए, काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन, काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन करिए और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी जन्मभूमि सौभाग्य से यही मथुरा जनपद है, उनका एक भव्य
स्मारक बना हुआ है दीनदयाल धाम में, जनपद वाराणसी और चंदौली के बीच में। चंदौली में बना हुआ है, एकदम गंगा जी के तट पर बना हुआ है। वहां दिखाइए, पंडित जी के पूरे दर्शन को स्मारक के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य बहुत भव्य प्रदर्शन किया गया है। और मुझे लगता है मथुरा के हर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। पंडित जी ने आज से 70 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले जो संकल्प लिया था, वो संकल्प कैसे साकार हो रहा है। वह स्मारक वहां पर उनके संकल्पों को जोड़ता है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे संकल्प जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम और दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। कितने लोग अयोध्या गए हैं इधर? अयोध्या कितने लोग गए हैं इधर जब से राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है? जाइए एक बार वहां भी। मैंने कार्यक्रम तो मैंने आपका बना ही दिया है। तो आपने देखा किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय मथुरा में मौजूद थे और तमाम भाजपा की जो उपलब्धियां बता रहे थे। इस दौरान आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात भी उन्होंने जनता को दिया है, तमाम करोड़ों के टैबलेट बांटे हैं और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। हम बात कर रहे थे बिजली संकट की और तमाम और मुद्दों की का जनहित में, जहां पर हम जनता की समस्याओं से जुड़े हुए बात करते हैं, यानी कि आपकी जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े इस समस्याओं पर बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिजली संकट पर और जो आवारा पशु हैं जिनसे जनता को समस्याएं हो रही हैं उन पर बात कर रहे थे। और इस दौरान हमारे साथ तमाम जो पैनल है मौजूद है। आपको बता दें कि तमाम जो है अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश शुक्ला एक हमारे दर्शक है, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे गिरीश, आपसे, जिस तरीके से कानपुर की जनता को बिजली संकट से समस्या हो रही है। हालांकि देखा गया था अभी बिजली जो है संकट एक बहुत बड़ा बन गई थी, क्योंकि जैसे कि हमारा अभी मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश हुई थी, उस दौरान बिजली से जनता को बहुत बड़ा संकट हुआ है। क्या कुछ बताएंगे पूरी? जनता को जो है सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जनता यूज करने में बिजली ऐसी टेक्निकल चीज है जो आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। वो जैसा उसका सिस्टम है उसको उस हिसाब से यूज करना और चलाना पड़ेगा। ये सरकारी आदमी और दोनों जनता मिल के करे। दूसरी बात, जनता से आह्वान है, जो सक्षम लोग हैं वो सोलर पैनल अपने अपने घरों में लगवाएं। जिससे बिजली की जो कमी है उसमें कुछ मदद मिले। और ये जो बिजली का जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको छेड़छाड़ न करें, बैलेंस करके चलने दें, तो आपको ज्यादा राहत मिलेगी। और सरकारी आदमियों को चाहिए कि जो उनकी ड्यूटी दी गई लालच में ना पड़े, प्रॉम्प्टनेस से जरा अटेंड कर लें। गर्मी का सीजन है और लोग परेशान है बरसात में। और ये बिजली का जो कनेक्शन वगैरह है डिस्टर्ब करते रहते हैं। RYB फेज है, बैलेंस नहीं चलने देते हैं। एक ही फेज में सब लोड डाल देंगे, ये फूक गया तो उस पर डाल देंगे, वो फूक गया तो उस पर डाल देंगे। ये सब करने से बड़ा संकट आपका कभी टलेगा नहीं। और बिजली की कमी है, ये बात सही है। तो सोलर पैनल जो सक्षम है वो अपने अपने 4-4 किलोवाट के कम से कम सोलर पैनल घरों में लगाएं, अगर आपको AC चलाना है। और तमाम AC, तमाम फ्रिज और तमाम ये पंखे घरों में इस्तेमाल करने में थोड़ा कमी लाएं इस सीजन में 2 महीने के लिए, तो आपको संकट में निजात मिलेगी। और ये छुट्टा जानवर पे हम कई बार बोल चुके हैं कि जो सांड हैं इन्हें बढ़िया करने का अभियान सरकार चलाए, इनके नाक पगैया करे और ज्यादातर जानवर जो है लोड पे दे दिए जाएं कि भाई बोझा ढोने में लगा। जी गिरीश जी, तो गिरीश जी का कहना यह है कि सीधे सीधे तौर पर कि जो है जनता और सरकार दोनों को मिलकर के समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। और जैसे कि जनता को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार को भी देखना चाहिए कि जो है जो भी जनता की समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निदान किया जा सके। तो चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे संवाददाता, हम बात कर रहे थे शैलेंद्र कुमार बस्ती से, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जनता की समस्याएं सामने आ रही हैं बिजली को लेकर के और आवारा पशु को लेकर के, क्या कुछ कहना है वहाँ की जनता का? जी आपको बता दें कि यहाँ जानवरों से आए दिन तमाम समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये तहसील की बात की जाए तो यहाँ एक तहसील में ही अभी इस 1 महीने के आंकड़े में 6 लोगों की मृत्यु हुई और 7 लोग घायल हैं। ऐसे अगर पूरे जिले के आंकड़े तय किए जाए तो काफी संख्या में काफी लोग ऐसे चोटिल हुए और जो है उस समस्याओं के शिकार हुए। लेकिन यहाँ बस्ती प्रशासन जो है वो अपने कागजों में
तारीख से मेंटेन करके वो प्रशासन को ये भेजती रहती है कि 100% जो है यहाँ के जो जानवर है वो जो गौ संरक्षण केंद्र जो बना हुआ गौशाला वहाँ उन जानवरों को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन देखा जाता है कि आए दिन कहीं न कहीं जो है कोई गाड़ी पे चोटिल हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन इन सब समस्याओं को दूर करने के बजाय प्रशासन जो है वो मुख्य दर्शक बना हुआ नजर आता है। और बिजली की बात की जाए तो बिजली की भी समस्याएं बिल्कुल एकदम जटिल है। शहर के जो व्यापारी है कहीं लो वोल्टेज से परेशान हो रहे हैं, तो कहीं जो है बिजली टाइम से नहीं, घंटे 2 घंटे पूरे दिन में बिजली मिल पा रही है, जिससे उनके छाछ और जो दही व्यापारी या ठंडा वगैरह जो बेचते हैं उनको इन समस्याओं से काफी जूझना पड़ रहा है। और समस्याएं बिल्कुल बनी हुई है, वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है और प्रशासन बिल्कुल उस पर कोई अमल नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो विवेक पांडे हमारे संवाददाता, हमारे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, उनके पास आएंगे। उससे पहले अनिल शर्मा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जनता जो है तमाम समस्याओं से जूझ रही है, उसके बावजूद भी जब विकास की बात आती है तो वो भाजपा का नाम जरूर लेती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जनता जो है ये सब समस्याएं जो होती हैं चुनाव के टाइम पे भूल जाती है। उसको ये नहीं याद आता कि बिजली किस तरीके से कनेक्शन आया था, आवारा सांड के क्या हाल है। कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो है वो बन नहीं पाता है चुनाव में। क्या कुछ उसके लिए बताएंगे आप? हारिस जी, अभी आपने एक वीडियो दिखाया है जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया आपके योगी जी जिस प्रकार से भाषण जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। अच्छा, कि आप अयोध्या जाइए, लखनऊ जाइए, 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, क्या दिखाना चाहते हैं? इस प्रकार के जो भाषण होते हैं, आखिर इनको इतनी सभाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उत्तर प्रदेश में जगह जगह लोग परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान घर में बुजुर्ग परेशान है, जगह जगह बिजली की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या जो आप दिखा रहे हैं, इस समस्या से हर कोई रूबरू है जी। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया उस समस्या को दूर करने का काम क्यों नहीं करते? अपने लोगों को वहां यात्रा पर भेजना चाहते हैं, उनको खेतों में भेजिए, बोलिए, जाइए अपने एक एक कार्यकर्ता को बोलिए कि जाकर वहां खेतों में, एक एक किसान के घर जाकर वहां चौकीदारी करें, जैसे आवारा पशु उनके खेतों में ना घुसे, उन्हें कटीले तार न लगाने पड़े, रात भर जाकर किसानों को अपनी, और बहुत से किसानों को आत्महत्या होने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उस पर ना होना पड़े। क्यों नहीं करना चाहते? जनता से उम्मीद रखते हैं, जनता के लिए भला नहीं करना चाहते, अपने व्यापारी हित भाइयों को लाभ देने का काम करते हैं। आगरा में टोरेंट पावर चल रही है, कानपुर में चली, और जगह विद्युत विभाग के जो प्राइवेटेशन की, इनकी बिजली की दरें अलग अलग है, उनको क्यों नहीं नियमित करते? 100 यूनिट तक अलग दर है, 150 200 से 200 तक अलग है, 300 से 350 अलग है। क्या करना चाहते हैं? लेकिन अनिल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बताया कि जनता काफी परेशान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाजपा के साथ खड़ी हो जाती। जब वो कहते हैं कि लखनऊ जाइए, आगरा जाइए, मथुरा जाइए और तमाम जो देखिए, तो जनता उस बात को मानती है। लेकिन जब दिक्कत सामने आती है, जब बिजली की संकट पैदा होता है, जब लोग पावर हाउस पहुंचते हैं उनकी आवाज उठाने के लिए और उनको उनकी आवाज को और ऊपर तक ले जाने के लिए कोई सुनता नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती, कोई अधिकारी नहीं सुनता। अधिकारी को भी कोई डर नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भी कोई सवाल आता नहीं, बात इसकी होती ही नहीं, चर्चा होती ही नहीं, किसी को सरकार को परेशानी होती ही नहीं। और एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बिजली के संकट पैदा नहीं होता है, तमाम जगह और भी राज्य हैं जहां पर जो है इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जिले हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य हो, चाहे वो राजस्थान हो, आपके भी कांग्रेस के भी कई अलग अलग सरकारें हैं, वहां पर आप बताइए किस तरीके से इस जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या कदम उठाए जाते हैं? क्या आप कुछ सरकार को सुझाव दे सकते हैं उन सरकारों से सीख करके? किलो खरीदा जा रहा, जिससे सौर ऊर्जा का निर्माण हो रहा जी। उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन की दर बहुत गिरी हुई है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में बिजली उत्पादन की दर बढ़ी हुई है। बिजली उत्पादन का काम होता है जनता को अगर हम लोग वहां सरकार के रूप में अगर उनसे बिजली का कर ले रहे हैं तो बिजली उत्पादन करके बिजली भी दे रहे हैं। यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार केवल भ्रमित करने का काम करती है। मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं या नेता हैं वो कभी भी इस तरह की डिबेट पर नहीं आना चाहते हैं, और हिंदू मुस्लिम का मामला आ जाए तो तुरंत आ जाते हैं।
आखिर ऐसी जनता की समस्या जब रूबरू होने का टाइम होता, मेरे ख्याल से आप लोग उसको आमंत्रित करते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाबदेही के लिए आए, लेकिन वो नहीं आते। क्यों? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि वो अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। किसान परेशान, उनको ये संकट नजर ही नहीं आता। वो तो कहते हैं कोई संकट ही नहीं है। जो विपक्ष जो है वो जबरदस्ती इसको मुद्दा बना रही है। संकट उनको इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि उन्हें टिफिन की मीटिंगों से फुर्सत नहीं, उन्हें किसान मित्र बनाने से फुर्सत नहीं, उन्हें महिला मित्र बनाने से फुर्सत नहीं, उन्हें महिलाओं के साथ शोषण करने से फुर्सत नहीं। जी। उनके नेताओं के साथ जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो लोग किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। विवेक जी, अनिल जी, हम आपसे चाहेंगे कि इस चर्चा पर बने रहे हम लोग। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रेम हमारे दर्शक है, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चेन्नई में आप रहते हैं, क्या वहां पे भी इस तरह की समस्याएं सामने आती है? जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बिजली का बहुत बड़ा संकट हो जाता है गर्मी में, और आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा संकट हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे? सर, बिजली संकट के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि बिजली का संकट यहाँ कुछ भी नहीं है, और आवारा पशु का कोई इक्का दुक्का देखने को मिल जाती है, नहीं तो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। ये तो मैं गारंटी यहाँ की करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता था सर खाली, कि अगर जब कोई भी किसी घर का बच्चा चोर डकैत बदमाश निकलता है, तो उसके लिए पुलिस उसके माँ बापों को पकड़ती है, उसके घर में इंक्वायरियां करती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में खाली नीचे के अधिकारियों को इस चीज का दोष दिया जाता है। हमारे सीएम साहब को क्यों नहीं पकड़ा जाता सर? उनको बैठा के क्यों नहीं वार्तालाप करी जाती कि आप इतने साल से हैं, ये सब क्यों नहीं रुक रहा है? उनको बिजली का संकट नहीं मुश्किल में आता है, उनको पशुओं से कोई लेना देना नहीं है। आज सीएम साहब भी आते हैं या हमारे गृह मंत्री साहब भी आते हैं, वो एक बोल के चले जाते हैं, यहाँ अपराध नहीं है, यहाँ एकदम शांति है। सर, यूपी में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सब बातें सुन के कोई इन्वेस्टमेंट आना चाहेगा? मैं चेन्नई में बोलता हूँ बैठ के यहाँ से कि यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट आने की कोई संभावना है? हमारा देश कैसे उन्नति करेगा? सर, खाली सेल्फी लेने से या बड़ी बड़ी बातों का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर कर देने से 6 साल का 60 साल में कर दिया पूरा, ऐसे देश नहीं चलता है सर। हमारे पीएम साहब की झूठी झूठी बढ़ाई कर देंगे, आप कितने दिन पीएम साहब उसको झेलेंगे सर? कहने का मतलब ये है, सीएम साहब को जरा समझाने की चीज है, हुई है सर। जी प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो आपने देखा, ये जनता है, ये जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, और उसने तमाम जो है मुद्दे हैं जनता के पास, वो उनको पता है कि क्यों हैं। चलेंगे हमारे फर्रुखाबाद से, ऋषि सिंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे ऋषि क्या कुछ समस्याएं जनता की। ऋषि, अपने आप को अनम्यूट कर ले और अपना जवाब दे। अघोषित कटौती की वजह से यहाँ की जनता ही नहीं, शहर की जनता नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। यहाँ तक हद हो गई है, जब एक प्रसूता का प्रसव कराया गया है टार्च की रोशनी में, अघोषित विद्युत कटौती की वजह से प्रसूता को 3 घंटे लेट टाँके लगाए गए, केवल बिजली व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं थी। इस वजह से उसको ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी, गर्भवती महिला को, अघोषित विद्युत कटौती की वजह से। और आवारा जानवरों की बात करें तो यहाँ पर बजट तो आता है सरकारी तरफ से, लेकिन गाय भूखी मर रही हैं। जिले के किसी जनपद ने ये जाके नहीं देखा कि आज तक गाय भूखी क्यों मर रही है, बजट कहाँ गया है, आया है कि नहीं आया है, ग्राम प्रधान मुहैया करा रहे हैं, भूसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन आवारा जानवर ना ही पकड़े जा रहे हैं और ना ही उनकी कोई सुरक्षा हो रही गौशाला में, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं। जी ऋषि, जिस तरह से आपने बताया तमाम परेशानियां जो है जनता को हो रही है। इस बीच हमारे रामशरण नेता है, किसान नेता है बस्ती से, वो हमारे साथ जुड़े। रामशरण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बिजली का संकट और आवारा पशुओं का संकट पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उस तरीके से किसानों को क्या कुछ नुकसान हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिजली ना होने की वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही है खेतों में, आवारा पशु होने से फसलें बर्बाद हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? अनम्यूट कर ले रामशरण जी अपने आप को, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रामशरण जी जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए सर। सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य राज्यों में किसान के लिए बिजली फ्री मुहैया कराई जाती है, और ये सरकार किसानों के लिए आई थी। इन्होंने बहुत लुभावन वादे हम किसानों को किए थे कि फसल का रेट दुगना करेंगे, और उस कदम से कहीं काम नहीं हुआ। हमारा फसल सारा
भुट्टा पशु चर लेते हैं और बिजली आती नहीं है। हम लोग बिल देते हैं, उसके बाद भी हमें सिंचाई करने के लिए नहीं मिलता है। कनेक्शन के लिए जाइए तो साल साल भर लग जाता है, कनेक्शन के लिए दौड़ते रहिए और कनेक्शन नहीं मिल पाता है। बिजली विभाग के इतनी लापरवाही है, और कहीं खंभा खराब हो गया, कहीं पोल या मीटर खराब हो गया, कहीं कुछ, तो हम लोग उससे सिंचाई नहीं कर पाते। अगर हम लोग कहीं चोरी कर लिए तो चोर कहलाएंगे। आप बिजली जो चोरी होती है इसको रोकने के लिए किसान भाइयों के लिए किया क्या है आपने? किसानों के लिए तो आपने फसल का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप डबल की बात करते हैं, हमारी फसलें ही, किसान की जो फसलें हैं छुट्टा पशु चर लेते हैं। छुट्टा पशुओं की वजह से बस्ती जिले में सर 6 लोगों की जान चली गई, किसान भाइयों, उनके परिवार के लोग, 13 लोग घायल हैं। अभी जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार, जो सरकारी आंकड़े नहीं होंगे उसकी तो बात छोड़िए, एक जिले की बात है। जब इतने लोग जान दे रहे हैं तो उसमें आप बताइए उस देश का क्या हाल होगा जिस देश में किसान जब, अभी मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, जब लॉकडाउन लगा था पूरी दुनिया त्राहिमाम थी। एक हमारा देश था जो किसानों ने सबको अन्न मुहैया कराया, और उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। और वादे खाली, अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था योगी जी इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अगर हम इस धार्मिक स्थल पर घूमेंगे तो क्या हमारा पेट भरेगा? हमें तो उस किसान हैं, हम लोग खेत में काम करेंगे तभी हमारा पेट भरेगा। हमारे खेत का सारा नुकसान पशु कर ले रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही है, हम लोग धूप में गर्मी में काम करते हैं। बताइए हमारा क्या भला हो सकता है? हम जी रामशरण जी, जिस तरीके से आपने समस्या रखी और बताया किस तरीके से आप लोगों को, किसानों को परेशानी होती है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े अनिल शाहजहांपुर से, उनसे जानेंगे क्या कुछ राय उनकी। सर अनिल जी सर, जी बताइए आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे पर? हम सर ये कह रहे हैं सांडबाजी समस्याओं पर जो आप उठा रहे बहुत अच्छी है, लेकिन इसी तरह बंदरों को भी उठाइए साहब। बंदरों से इतना बच्चों को परेशान, कई बार तो हमारे घर में हमारी धर्म पत्नी को 2 बार काट चुके, 18 से का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। हमारे यहाँ शाहजहां में बंदर बहुत, कम से कम 1 लाख बंदरों का। और सर ये सांड तो जहाँ देखो वहाँ मार रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं सब। जी, और कोई समस्या? सर आप करिए। नहीं और नहीं सर, इन 2 समस्याओं को आप कराइए यार, हम आपसे बहुत प्रभावित हैं। अब ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, अपनी समस्या हम तक हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से बिजली का संकट, आवारा पशुओं का संकट के साथ साथ अब एक बंदरों का आतंक भी जो है जनता के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। हमारे संवाददाता है जयवीर मावी गाजियाबाद से, उनके पास चलेंगे। जयवीर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, क्या कुछ संकट है जनता को? देखिए हारिस, जिस तरह लगातार गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, वही बिजली की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जैसा लगातार सभी हमारे जो साथी हैं वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं लगातार दावे करते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी समस्या के लिए लगातार जैसे ही समस्या शुरू होती है तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि ये समस्या इस तरह से हल हो पाएगी। बिजली कटौती को लेकर जब बिजली कटौती की बात हुई, लोगों के सामने समस्याएं आनी शुरू हुई, तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ से दावा किया कि बिजली कटौती किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 20 घंटे लाइट दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जो आदेश यानी कि जो घोषणा लखनऊ से हुई वो आखिर कहां पर रुकी हुई है। देहात क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, सभी जगह पर गाजियाबाद जनपद में पूरी तरह से बिजली कटौती, और वो भी पूरी तरह से अघोषित, यानी कि कोई जिस तरह से जो एक शेड्यूल होता है, जिस तरह एक लाइट का जो टाइम होता है, उसके अलावा भी जो बिजली कटौती है बड़े पैमाने पर की जाती है। अब गाजियाबाद के लोग लगातार देर रात जब गर्मी से परेशान हो रहे हैं और लाइट नहीं है, तो ऐसे में धरने प्रदर्शन तक की नौबत आ चुकी है और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर देहात क्षेत्र की बात करें तो स्थिति बहुत ही भयानक और खतरनाक स्थिति है। देहात में जहाँ पर 18 घंटे लाइट की बात जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा की जाती है, लगभग 8 घंटे भी लाइट देहात के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर 8 घंटे भी लाइट नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम समस्या, अगर किसानों की बात करें तो जिस तरह किसानों की अभी बात आई, तो कहीं ना कहीं अब जो किसान थे उनके ऊपर पहले जो बिजली का बिल था वो एक तय बिल था कि आपको इतना बिल देना, लेकिन अब तय के साथ साथ बिजली के जो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल पर भी मीटर लगा दिए गए हैं। तो किसानों को कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो रहा है और किसानों की जो बड़ी समस्याएं यहाँ पर आ रही है, कहीं ना कहीं जो आर्थिक नुकसान के साथ साथ बिजली की जो कटौती है वो बड़ी जो एक नुकसान या समस्या अब गाजियाबाद में बढ़ती जा रही है।
ठीक है। तो जिस तरीके से तमाम समस्याएं जनता ने रखी, तमाम समस्या जो है हमारे संवाददाताओं ने बताई, विवेक जी आपके पास वापस आएंगे, आपके पास माफ़ी चाहेंगे, बहुत देर हो गई आपको इंतज़ार कराया आपके पास आने में। आपने इस दौरान तमाम लोगों को सुना, प्रवक्ता थे कांग्रेस के उनको भी सुना, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे मथुरा से, उनको भी सुना होगा, तमाम जो संवाददाता हैं उनको भी सुना, तमाम जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े थे उनको भी सुना। क्या कुछ कहेंगे आप पूरे इस मसले पर? जी अनम्यूट कर लें विवेक जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें, अपनी बात को पूरी विस्तार से रखें। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए, जो सरकार के दावों के विरुद्ध जनता इस तरह से इनके शासन की पोल खोल रही है, मुझे लगता है देखिए सबसे बड़ी समस्या कहाँ है, मुख्यमंत्री को विजनरी होना चाहिए। प्रदेश के विकास को लेकर के उसके अंदर एक उद्देश्य और एक नीति का समागम दिखाई देना जी। लेकिन मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है वो द्वेषपूर्ण भाव की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे। उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो संकुचित रूप से केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, विपक्ष के नेताओं पे प्रतिशोध की भावना से बुलडोजर चलवाना, विपक्ष के नेताओं पे कटाक्ष करना, विपक्ष के नेताओं को छोटा दिखाना, नीचे दिखाने की कवायद में जुमलों का भाषण पढ़ना। मुझे लगता है कि देखिए एक विजन होना चाहिए। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक ऐसा पद होता है ना जो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी पंथ का नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे सफल मुख्यमंत्री माना जाता है जिसकी नीतियों की वाहवाही और जिसकी नीतियों का प्रभाव विपक्षियों पर भी दिखाई दे और विपक्षी भी उसकी आलोचना करने से कर पाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, पूर्व में जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात करिए, उसके पूर्व भी ऐसा नहीं कि भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हुए भाई, आप राजा सिंह जी की बात कर लीजिए भाई, कई ऐसे मुख्यमंत्री जो कांग्रेस ने दिए, लेकिन देखिए उनके अंदर एक विजन था। जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एक भूभाग मिला था जिसपे कि विकास शून्य अवस्था में था। उस विकास की अवस्था को तय करने में जो 70 साल का ये हिसाब मांगते हैं, जो 70 साल में खड़ा किया गया, उस 70 साल को 7 साल में इन्होंने बर्बाद कर दिया। जी विवेक जी क्या हो गया? जी हमारे यहाँ पे जी कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग होते हैं, जो घर में बर्बाद करने वाली पीढ़ी होती है, वो ये पीढ़ी है जिसने की भाजपा को चुना। वरना इनके ये जितने भाजपाई हैं, इनके दादा परदादा सब इसी कांग्रेस के शासन में, इसी पूर्व सत्ता के शासन में फले और बड़े, और आज इस योग्य बने हैं कि वो आलोचना करने योग्य बन गए। अपनी बुद्धिमत्ता का गलत इस्तेमाल करना, अपनी सोच को गलत दिशा में लेके जाना, अपनी सोच को बैसाखी की तरह केवल अधिकारियों पर निर्भर कर देना, इस मुख्यमंत्री के अंदर सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश कागजों पे सुशासन दिखाई दे रहा है, कागजों पे शुद्ध दिखाई दे रहा है, संस्कारी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कागजों पे विकास की बाढ़ आई पड़ी है, इतनी बाढ़ आ गई है कि मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का जोन इंडिया सबसे बड़ा इस समय बन चुका है पूरे मध्य एशिया में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जमीन पे स्थिति जो है शून्य है। पहले कार्यकाल में 1043 MOU होते हैं जिसमें कि पशुपालन और डेयरी से लेकर के मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं आई जिसने की कोई काम किया हो। जो आज आप लखनऊ में पराग और इसकी डेयरी देख रहे हैं, जो प्लांट लगा हुआ है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में लगा हुआ है। दूसरी बात, इनकी सबसे बड़ी योजना थी एक नंद बाबा योजना, आपको पता होगा शायद, उसमें बहुत बड़ा बजट इन्होंने घोषित किया। हाँ। तो नंद बाबा योजना कहीं नहीं दिखाई देती। वो नंद बाबा योजना गांव गली ग्रामीण में कहीं परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो पशुओं की बात हो रही थी, देखिए पशुओं की बात जब होती है ना तो जिम्मेदारी तय करने की बात होती है। पशुओं का एडॉप्शन सबसे बड़ा समाधान है, पशुओं को एडॉप्शन करवाना समाधान है। आप ये नहीं कह सकते कि जंगली हिंसक पशु हमारे क्षेत्र में आए, हमने विकास के नाम पे उन जंगलों को काट करके अपनी परिधि का विस्तार किया है। तो जानवर पे केवल आप थोप करके, जानवर को केवल आप जानवर बता के, जानवर को समस्या बता के आप अपने आप को शुद्ध साबित नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, कुछ गलतियां हमारे कार्यकाल में भी हुई। रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए खुली छूट दे दी गई, भाई पेड़ों की कटाई लगातार होती गई। अंतर जैसा प्रोजेक्ट देखिए, सेक्टर JFN पीछे का जो सेक्टर है खजौली चौराहे का मोहल्ला की तरफ समतल जमीनें पड़ी हुई है, समतल जमीनें। मैं कहता हूं कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, अगर रेरा के अनुसार उनकी बाउंड्री के चारों तरफ भी पेड़ लग जाए तो भी कम से कम कुछ वाष्पीकरण या कुछ हरित प्रदेश हमारा बचा रह जाता है। ये जिम्मेदार मैं नहीं कहूंगा कि केवल योगी आदित्यनाथ के अंदर विजन की कमी है, योगी आदित्यनाथ के अंदर अपरिपक्वता है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास की नीति पर काम नहीं कर पाते, वो पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर है। कारण उसका यही है क्योंकि वो मठ से कभी बाहर नहीं निकले, उन्होंने कभी यात्राएं नहीं की, उन्होंने कभी विकास नहीं देखा, कभी किसी प्लांट में जाकर के उन्होंने निरीक्षण नहीं किया। भाई आप जब तक विकास की परिधि पे काम नहीं करेंगे और विकास को देखेंगे नहीं खुद अपनी आंखों से जाकर के, आप कैसे कर सकते हैं कि किसी प्लांट को कैसे लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की
विकास की जब बात होगी तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे क्या रिफॉर्म हो रहा है उसमें कोई बात नहीं होती है। क्या सब्सिडी देंगे, क्या रॉ मटेरियल पे आप सब्सिडी दे रहे हैं, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर है, क्या आप प्लांटेशन देंगे, क्या वहां पे आप उसको सिक्योरिटी और सिक्योरिटाइजेशन दे रहे हैं, क्या लोन अवेलेबिलिटी है, क्या फंडिंग की बात, कोई बात नहीं होती पॉलिसी को लेके, पॉलिसी मेकिंग पे। केवल हम ला रहे हैं, एमओयू हो गए हैं, एमओयू तो 5,000 करोड़ के आप साइन करा दो, 50,000 करोड़ के करा दो। जब वो उद्योगपति आएगा ही ऐसी जगह घटनाओं को उत्तर प्रदेश की ऐसी बदहाल स्थिति देख करके, तो उस एमओयू पर क्या करना है, कागज का रद्दी है भाई। सरकार बदलने की जब कवायद होगी तो एक बार एक भवन और फिर एक भवन में आग लगा करके फाइलों को जला देंगे, जैसे देखिए मध्य प्रदेश में भी किया इन्होंने। जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी और बताया किस तरीके से इस मुद्दों को हल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि हमसे भी गलती हुई है और तमाम सुझाव भी दिए कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। ये एक अच्छी राजनीति के संकेत है। आपके पास भी आऊँगा अनिल जी, क्या ऐसा होता है कि जब जनता के मुद्दों की बात होती है, चाहे वो बिजली संकट हो, चाहे वो आवारा पशुओं की बात हो रही हो, क्या इन मुद्दों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाते और इस बीच में कहीं पे जनता के जो असली मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं? हारिस जी, अभी तक जैसे बहुत सारी बातें हमारे भाई सपा प्रवक्ता जी ने आपको बताई जी, सरकार किस प्रकार फेल है। अभी योगी आपने जो वीडियो दिखाया योगी जी का, जी जी, किस प्रकार वो तारीफों के पुल बांधने में लगे पड़े थे। मैं तो कहता हूँ वो पुरानी कहावत है ना कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में मौजूद मीट कर रहे हैं, समिट कर रहे हैं। जी ठीक है अनिल जी, अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस चर्चा पे वापस आते हैं। बिजली संकट प्रदेश के बाहर नहीं जाते अभी। देखिए प्रदेश के संकट है, लेकिन प्रदेश के संकटों को ये सरकार कहाँ देख रही है। वो योगी जी को रैलियों करने से फुर्सत नहीं, इनके मंत्रियों को रैलियां करने से फुर्सत नहीं, इनके जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं जो सरकार की व्यवस्था को देखते हैं, उनके देख लीजिए कहीं तो टिफिन मीटिंग हो रही है, कहीं जनसभाएं हो रही हैं, कहीं वो राजनाथ सिंह के तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा चुनाव जीतना जरूर जानती है लेकिन सरकार चलाना नहीं जानती। प्रयास करती है, बस सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं। जी ठीक है, बागपत से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े विजय, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या कुछ राय इस पूरे मामले पर। जी विजय जी बताइए अपनी क्या कुछ राय आपकी। ये जो आपका इस चैनल पर जनहित टॉपिक है ना जी, इस जनहित पर ही मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरा पॉइंट है, मेरा विषय है, देश में बेहद जनसंख्या बढ़ रही है। इस जनसंख्या का दबाव हमारी सरकार से नहीं सकती और आने वाले जो 2 इलेक्शन के बाद में हमारे यहाँ से प्रजातंत्र के भी डेरे उठ जाएंगे। सरकार इस दिशा में बिल्कुल लापरवाह है। जब जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, यहाँ लोगों के घर ही घर होंगे, लोगों को ना कोई स्कूल बनेगा, ना कोई प्लेग्राउंड बनेगा, ना कोई सड़कें बनेगी, ना कुछ और जो जैसे खेती के लिए, बागवानी के लिए जगह बचेगी, तो यहाँ हाहाकार मच जाएगा। और मुझे तो और कोई चिंता नहीं थी। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आपने अपनी राय रखी हमारे प्रोग्राम में और बताया क्या कुछ परेशानी हो रही है आपको जनता के तौर पर। तो आपने देखा तमाम जनता के मुद्दे हैं, उनके तमाम अलग अलग हल है, लेकिन क्या वो हल निकाले जाएंगे। हमारे पास इसी चर्चा पर बात करने के लिए बिजली का जो संकट हो रहा है, आवारा पशुओं का संकट है, तमाम और जो संकट हो रहा है वो जनता ने भी रखा। संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अलग अलग जनताओं से बात की, अलग अलग ज़िलों की अपनी अपनी बात रखी और प्रवक्ता हमारे जुड़े थे विपक्ष पार्टी के। हालांकि भाजपा के जो प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, वरना उनसे सवाल ज़रूर लिया जाता। और भाजपा के हमारे सवाल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार ज़रूर इस चर्चा में आएँ और अपनी जो जनता की जो समस्याएं उनका जवाब दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से बात करने के लिए। इसी तरह से जनता के मुद्दों पर हम रोज़ बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जनता का भी। इसी के साथ नमस्कार।